नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा चालू की थी, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बेसिक्स को समझा था। साथ ही साथ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए किस किस प्रकार के मेटाबॉलिक पाथ या साइकिल्स होते हैं, उनके बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था। आज की इस क्लास में हम मेटाबॉलिज्म के डिटेलिंग में जाएंगे, जिसमें हम कुछ साइकिल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ साइकिल्स को शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जिस साइकिल का जितना महत्व हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से है, उस नज़रिए से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को कवर करेंगे, जो कि एक मेन साइकिल है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के पर्सपेक्टिव में बात करें तो। ठीक है, 2 से 3 बातें पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में याद रखनी है। एक तो सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस शब्द का मतलब क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर। यहाँ पे कौन सी शुगर होती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज शुगर रहती है। कौन सी, यहाँ पर ग्लूकोज शुगर रहती है, जिसके यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ब्रेक डाउन किया जाता है। यदि मैं इस शब्द को तोड़ूं ग्लाइको और लाइसिस को, तो लाइसिस का मतलब भी होता है ब्रेक डाउन किसी भी चीज़ का, और ग्लाइको का मतलब यहाँ पे क्या है, सुगर मोइटी से मतलब है। यहाँ पे ग्लाइको का मतलब क्या है, सुगर मोइटी। ठीक है, ये पाथवे किसने दिया था? ये पाथवे सबसे पहले बताया गया था, डिस्कवर किया गया था एम्बेडन मेयरॉफ के द्वारा, है ना। क्योंकि एम्बेडन मेयरॉफ के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, इसलिए उनके सम्मान में इसको एम्बेडन मेयरॉफ पाथवे भी कहते हैं, या फिर ईएम पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ये पाथवे एम्बेडन मेयरॉफ पाथवे सबसे पहले जब एम्बेडन मेयरॉफ ने बताया, तब वो वर्ष क्या था, 1940, है ना। कब बताया? 1940 में बताया था। एक बात। दूसरा आता है कि इस एमेडन मेयर ऑफ पाथवे में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो हम एक शुगर मोइटी लेते हैं, जिसका हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। वो शुगर मोइटी क्या है? ग्लूकोज, है ना। वो शुगर मोइटी क्या है? ग्लूकोज है। इस शुगर मोइटी का जो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा अल्टीमेटली, इस ब्रेक डाउन को हम यहाँ के परस्पेक्टिव में क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 चीज़ों में हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि ये साइकिल कहाँ पे हो रही है, किस कंडीशन में हो रही है, एरोबिक कंडीशन में हो रही है या एनारोबिक कंडीशन में हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, तब वहां पे एक प्रोडक्ट जो निकल करके आ सकता है, तो क्या हो रहा है, पायरुवेट। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, तब वहां पे जो एक प्रोडक्ट निकल करके आता है, वो क्या होता है, लैक्टेट होता है ना। तो ये दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस के क्या है, एंड प्रोडक्ट हैं। बट अगेन कि डिपेंड करेगा कि प्रक्रिया कैसी है, एरोबिक या एनारोबिक, उसके हिसाब से प्रोडक्ट तय होगा। ठीक है, उसी साइकिल का यहाँ पर एक बेसिक दिया हुआ है, जो पाथ होता है ना। वो पाथ क्या है एग्जैक्टली, तो आप ग्लूकोज लेते हैं, और या ग्लूकोज की मोइटी रहती है, शुगर मोइटी कह लीजिए आप, जो कि मोनोसैकेराइड है, 6 कार्बन का एक एल्डोज है। ठीक है, इस ग्लूकोज पे प्रक्रिया होती है अलग अलग एंजाइम्स की मदद से। जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में एंजाइम काम करता है, वो क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। टोटल प्रक्रिया होती है कितनी स्टेप की होती है, 10 स्टेप की, है ना। टोटल प्रक्रिया कितने स्टेप की होती है ग्लाइकोलाइसिस की, 10 स्टेप की, जिसमें पहली स्टेप क्या होती है, हेक्सोकाइनेज की स्टेज होती है, जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, है ना। किसमें होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती जाएगी और अंत में हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा एरोबिक कंडीशन में, पायरुवेट। और यदि एनारोबिक कंडीशन में हो रहा था मेटाबॉलिज्म, तो क्या मिल जाएगा हमको, लैक्टेट। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, हम इसी में आगे पढ़ के समझेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के। सबसे पहले आता है कि यह एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, मतलब हर बॉडी की सेल में क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया चल ही रही है। हर बॉडी सेल में ये प्रक्रिया आपको क्या है, चलती मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर बॉडी को क्या आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। हर बॉडी को किस चीज़ की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी कौन देता है? एनर्जी हमको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है प्राइमरली। जो प्राइमरी कंस्ट्रेंट है एनर्जी प्रोवाइडर, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंडरी में क्या आ जाता है, हमारा फैट आ जाता है और प्रोटीन आ जाता है, इस प्रकार से। लेकिन प्राइमरी तो क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो एक एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। कैसे देगा? मेटाबॉलिज्म के पश्चात देगा। मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है। वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस कारण ये प्रक्रिया हर सेल में हो रही है। और हर सेल में प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है ये प्रक्रिया, साइटोप्लाज्म में होती है। ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, दूसरा जो फीचर है वो क्या है कि ये एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी होती है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि यदि एनारोबिक हो रही है, देन उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होता है। यदि एरोबिक हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, देन उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट होता है ना। क्या होता है, पायरुवेट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो तीसरी प्रक्रिया आती है कि इस पूरी साइकिल के पश्चात अंत में, है ना, इस पूरी साइकिल के पश्चात अंत में हमको क्या मिलेगा, एटीपी का लाभ होता है। क्या होता है, एटीपी का लाभ होता है। लाभ होने का मतलब कि एटीपी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एटीपी भी प्रोड्यूस होता है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
इसके बाद आता है चौथा कि इट इज इसेंशियल फॉर अ ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, आपके किसी भी सेल को यदि प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना है देन आपको क्या पड़ेगी आवश्यकता, इस साइकिल के होने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये साइकिल जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी हर सेल में ये साइकिल क्या हो रही है, लगातार संचालित हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रल मेटाबॉलिक रोल, कि आप जैसे कार्बोहाइड्रेट के हम आगे चल करके कई सारे पाथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम एचएमपी पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, आदि आदि। उन सब का भी जो अल्टीमेटली कनेक्शन होता है वो किससे होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस से आकर के ही बनता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा वो है टीसीए साइकिल है या फिर एचएमपी संट है ना, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो बाय प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली आकर के रोल प्ले करते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है। तो दरअसल ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक सेंट्रल रोल प्ले कर रही है मेटाबॉलिक की प्रक्रिया में, है ना, जिसमें वो कई चीज़ों को क्या कर रही है, मेटाबोलाइज करके अल्टीमेटली हमको एटीपी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसी में आता है रिलेशन टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, नया ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया की, द रिवर्सल ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस विद सम अल्टरनेट स्टेप्स at reversible reactions leads to the synthesis of glucose through the process called gluconeogenesis। इसका सिंपल सा मतलब है कि नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना, नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझो कि 1 से लेकर के 10 तक की स्टेप हो रही है, इस 1 से लेकर के 10 तक की स्टेप में एक जगह कहीं पे क्या है, एक स्टेप इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल होने का मतलब कि ये प्रक्रिया हमेशा ऐसी चलती रहेगी, कभी भी ऐसी नहीं चलेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इस एंजाइम को, जो एंजाइम क्या है, इरिवर्सिबल है, उस एंजाइम को मैं रिवर्सिबल कर दूं, अथवा उस एंजाइम को मैं इनहिबिट कर दूं, ब्लॉक कर दूं, कुछ भी कर दूं, ताकि क्या हो जाए, वो काम करना बंद कर दे। तो क्या ये प्रक्रिया रिवर्सिबल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल 100% रिवर्सिबल हो जाएगी। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली मुझे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गया, मतलब मैं यहाँ पायरुवेट लिया था और प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते मुझे क्या मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा, यदि बीच में आने वाला जो इरिवर्सिबल स्टेप है मैं उसको क्या कर लूँ, टैकल डाउन कर लूँ, ठीक है। तो ये नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया बनती है। तो ये कुछ बेसिक फीचर है उसके जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ये जो पूरी की पूरी 10 स्टेप्स होती हैं, इसको हम 3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, शुरुआती चरण में आपको एटीपी देनी पड़ेगी, है ना, एटीपी का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। जब सेकेंड फेज आएगा तो उसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग फेज होगा। स्प्लिटिंग फेज का मतलब कि दिस फेज इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ द फॉस्फोरिलेटेड 6 कार्बन शुगर इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। कि भाई फॉस्फोरिलेटेड जो 6 कार्बन शुगर आया था, अब वो 3 कार्बन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा। और तीसरी और आखिरी स्टेज आती है, वो स्टेज होती है एनर्जी जनरेशन की स्टेज, है ना। तीसरी और जो आखिरी स्टेज आती है एनर्जी जनरेशन की स्टेज होती है। इस एनर्जी जनरेशन की स्टेज में हमारा एटीपी प्रोड्यूस होता है और एनएडीएच प्रोड्यूस होता है ना। क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है और एनएडीएच प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की, है ना। सबसे पहले क्या आता है, हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज आता है। इस एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के तहत सबसे पहले आता है फॉस्फोरिलेशन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। मैंने टोटल कहा कि 3 चरण होते हैं, इन 3 चरणों में 10 स्टेप होती है ना। 3 क्या होती हैं, चरण होते हैं, फेज होते हैं। इन 3 फेजेस में क्या होती है, 10 स्टेप होती हैं, मैंने आपको बताया। इस 10 स्टेप की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपने लिया उसका फॉस्फोरिलेशन होगा। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉस्फोरिलेशन होता है वह एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे कौन एक्ट करेगा, या तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है या फिर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होगा। इस ग्लूकोज के फॉस्फोरिलेशन से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसा कि हमने इसमें स्लाइड में भी देखा था कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो पहले चरण का प्रोडक्ट हमारा क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि पहले चरण में कौन सा एंजाइम काम करता है, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी का कंजम्पशन हुआ। हमने जो चरण पढ़ना चालू किया क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट का मतलब कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का, हमको अभी एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, हमेशा एटीपी के फॉर्म में जाएगी। किसके फॉर्म में जाएगी, एटीपी के फॉर्म में जाएगी, एक बात। दूसरी, जैसे एक क्वेश्चन बनता है जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमने एक क्वेश्चन डाला भी हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल है जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या करता है, रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो जो एटीपी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। किस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। एनर्जी का यहाँ पे क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। अब आता है यहाँ पर आपका जो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज या
आप जिसको कह सकते हैं हेक्सोकाइनेज, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप ये रिलेवेंस नहीं रखता है अभी के लिए, है ना, ये अभी के लिए रिलेवेंस नहीं रखता है। एक बात। दूसरा कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका बाई प्रोडक्ट अभी के लिए बना है ना, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कई सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। एक ग्लाइकोलाइसिस हमने देख ही लिया, इसके अलावा वही प्रोडक्ट ग्लाइकोजेनेसिस में जाता है, वही प्रोडक्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी रोल प्ले करता है, वही प्रोडक्ट किसमें रोल प्ले करता है, एचएमपी शंट में भी रोल प्ले करता है ना। पेंटोज फॉस्फेट जो पाथवे होता है, ट्रिपल पी पाथवे होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचएमपी शंट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है स्टेज आइसोमेराइजेशन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, पहले स्टेज का बाय प्रोडक्ट था ये। अब वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, वो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और उसकी वजह से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये कौन सी स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज हो गई, ठीक है। यहाँ पे वापस से आते हैं कि आइसोमेराइजेशन किसका हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आइसोमेराइजेशन की वजह से, है ना, उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आइसोमेराइजेशन की वजह से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। किसमें बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, आइसोमर बन गया उसका, एग्जैक्टली क्या बन गया, आइसोमर बन गया। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, वह फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके1 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीएफके1 बोलते हैं। ये क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, ध्यान में रखना, ये क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। अभी पीछे में बात कर रहा था रेट लिमिटिंग की। ये पूरी रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इरिवर्सिबल बना देता है। ये रिएक्शन को पूरी क्या बना देता है, इरिवर्सिबल बना देता है। यदि मैं इसको क्या कर लूं, कंट्रोल कर लूं, मैं पीएफ को यदि कंट्रोल कर लूं, तो पूरी प्रोसेस उल्टी भी चालू हो सकती है, ठीक है। तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसका फॉस्फोरिलेशन होगा किस एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में, और उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और ये जो स्टेज कहलाएगी, वो हमारी कौन सी स्टेज कहलाएगी, थर्ड स्टेज कहलाएगी, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, एनर्जी इन्वेस्टमेंट का फेज था। ये क्या था, एनर्जी इन्वेस्टमेंट का फेज था। जैसा कि आपने देखा, पहली स्टेज में भी आपने एक एटीपी लगा दिया, और दूसरी स्टेज में भी आपने क्या कर दिया, एक एटीपी लगा दिया। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, इन्वेस्टमेंट हुई 2 एटीपी। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई या इन्वेस्ट हुई, 2 एटीपी की एनर्जी कंज्यूम हुई, इन्वेस्ट हुई ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। ये भी क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती, इन्वेस्ट होती, 2 एटीपी की, ठीक है। ये 3 स्टेज खत्म होंगे। हम आते हैं चौथी स्टेज में। चौथी स्टेज से यहाँ से क्या चालू होता है, स्प्लिटिंग फेज चालू होता है। क्या चालू होता है, स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। अब हमने कहा था पीछे, है ना, हमने पीछे कहा था कि जो 6 कार्बन वाली शुगर रहती है, वह 3-3 कार्बन के वाले 2 मॉलिक्यूल में टूट जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, जैसे क्लीवेज ऑफ द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, है ना, जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, वो क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा। ये फ्रक्टोज 1,6 जो बाइफॉस्फेट है, जो कि चौथी स्टेज में आया है, वह किस एंजाइम के प्रेजेंस में ऐसा करेगा, एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में। किसमें, एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कितने कार्बन थे, वापस से गिन लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज शुगर ही होती है। जो फ्रक्टोज शुगर होती है, वो कौन सी शुगर होती है, कीटोज शुगर होती है। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। वही तो अभी बात कर रहे थे, है ना। तो वापस से आओ कि जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, वह 3-3 मॉलिक्यूल के 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। तो एक जो मॉलिक्यूल बना, वो हमारा क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो 3 कार्बन की शुगर होती है, जो 3 कार्बन की कीटोज शुगर होती है, ऐसे ध्यान में रखेंगे, जो 3 कार्बन की कीटोज शुगर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। और जो 3 कार्बन का एल्डिहाइड शुगर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ रहा है, इस कारण इनका नाम क्या हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बात समझ में आई, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो वापस से आते हैं कि क्लीवेज ऑफ दी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन 2 मॉलिक्यूल्स, वन इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अनदर वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ। इस एल्डोज एंजाइम को आप एक और नाम दे सकते हैं कि किसको तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को। तो एंजाइम का नाम भी उसी आधार पे दे दो, क्या नाम दे दो, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एल्डोज, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एल्डोज, है ना, वो एंजाइम का नाम हो गया। तो ये क्या हुआ, स्प्लिटिंग फेज हुआ, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, तो दोनों में क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा, दोनों में क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा। ठीक है, मतलब कीटोन शुगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकती है, एल्डिहाइड शुगर किस में कन्वर्ट हो सकती है, कीटोन शुगर में कन्वर्ट हो सकती है। तो दरअसल यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ दी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जब भी कन्वर्जन होगा इस प्रकार का, इंटर कन्वर्जन होगा, तब इस प्रकार के इंटर कन्वर्जन में हमेशा आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। कौन काम करेगा, आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा, जैसा कि आपने पीछे यहां पर भी देखा हुआ था। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ ये रहा ना हमारा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर है, और फ्रक्टोज क्या है, 6 कार्बन की कीटोन शुगर है। तो दोनों लगभग क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे, लेकिन आइसोमराइजेशन होगा किसी एंजाइम के प्रेजेंस में, तो किसके प्रेजेंस में, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पर भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब आता है एनर्जी जनरेशन फेज। अभी क्या आएगा, एनर्जी जनरेशन फेज आएगा। ठीक है, पहले आपने 2 एटीपी कंज्यूम करके, इन्वेस्ट करके क्या किया, प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब एनर्जी वहां पे क्या होगी, निकलेगी, बनेगी एटीपी के रूप में। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा इस प्रक्रिया के दौरान, जैसे हमने कहा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से प्रक्रिया चालू होगी। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। एंजाइम क्या करवा रहा है यहाँ पर, डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है। कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और क्या बनाएगा उससे, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। जैसा हमने पीछे कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, एनएडीएच भी निकलता है ना, एटीपी के साथ साथ क्या निकलता है, एनएडीएच भी निकलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, एनएडीएच हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, एक हाई एनर्जी कंपाउंड निकल के आया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे होगा अगले चरण में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे बनेगा, तो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट आपने जो पिछले चरण में बनाया था, अब उसमें है ना, अब उसके बाद क्या होगा, उसमें रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में। और क्या होगा, और वहां पर एटीपी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एक मॉलिक्यूल एटीपी का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और यह एक नया प्रोडक्ट देके जाएगा। वो नया प्रोडक्ट क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। क्या देके जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। की फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में क्या हुआ, एटीपी प्रोड्यूस हुई, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया। अब अगला चरण आता है, इस अगले चरण में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब जो अभी आपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्राप्त किया था, साथ में एक एटीपी मॉलिक्यूल भी प्राप्त किया था, अब उस 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे एक एंजाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा। और वो एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसका एक क्या बना देगा, वो म्यूटेंट बना देगा। क्या बना देगा, म्यूटेंट बना देगा। कौन सा म्यूटेंट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बजाय क्या बना देगा, वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण कर देगा। अब जब आप अगले चरण में जाएंगे, 9th स्टेप में जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट का। पहले आपने पिछले चरण में क्या किया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट प्राप्त किया था। अब उस 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे एक एंजाइम काम करेगा, वो कौन सा है, इनोलेज एंजाइम। कौन सा है, इनोलेज एंजाइम। उस इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में। किसमें, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब कुछ किसके प्रेजेंस में होता है, यह सब कुछ प्रेजेंस होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ये भी अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब अगला आता है, अगली चरण, लास्ट चरण जो होती है 10वीं स्टेप, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड पायरुवेट। अगले चरण में, आखिरी चरण में क्या होगा, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, उससे आपको एक एंजाइम की वजह से क्या प्राप्त हो जाएगा, पायरुवेट प्राप्त हो जाएगा। वो एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट काइनेज। वो पायरुवेट काइनेज
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, पायरुवेट में, और साथ ही क्या दे देगा हमको, एटीपी भी प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी भी प्रोड्यूस करेगा, और क्या दे देगा हमको, पायरुवेट दे देगा। जिस प्रकार से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाली जो स्टेप थी हमारी वह इरिवर्सिबल थी, उसी प्रकार से यहाँ पर पायरुवेट काइनेज वाली स्टेप भी क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आज इस प्रक्रिया को क्या चला पाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चला पाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन आए, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि इरिवर्सिबल स्टेप कौन सी है तो फिर बता देना है। एक आ सकता है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम में हमेशा क्या बनाएंगे, हमारा क्या बताएंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का बताएंगे। क्या बताएंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का। ठीक है, तो जैसा पीछे डिस्कस किया कि फॉस्फोइनॉल जो पायरुवेट है वो पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। ये पायरुवेट का इनॉल फॉर्म है, ये पायरुवेट का कीटो फॉर्म है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन बनता क्या है, पायरुवेट बनता है। ठीक है, उसको हमको ध्यान में रखना है। अब अभी तक हम जो कुछ डिस्कस कर रहे थे, पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस हम इस उसमें से पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसी प्रक्रिया चल रही है, एरोबिक प्रक्रिया चल रही है। कैसी प्रक्रिया चल रही है, एरोबिक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी एरोबिक प्रक्रिया ना होकर के कैसी है, एनारोबिक प्रक्रिया है। तो क्या होगा, तो जब तुम एनारोबिक प्रक्रिया में जाओगे, है ना, जब तुम किस में जाओगे, एनारोबिक प्रक्रिया में जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, कि अंडर एनारोबिक कंडीशन दैट मीन्स कि इन द लैक ऑफ द ऑक्सीजन पायरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा पायरुवेट आया, अब इस पायरुवेट पे कौन काम करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, और वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा लैक्टेट बनेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन यूजेस NADH प्रोड्यूस अर्लियर इन ग्लाइकोलाइसिस। NADH यहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। उस NADH मॉलिक्यूल को, उस NADH जो मॉलिक्यूल रहता है उसको वापस से पायरुवेट का वापस से क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, किसके द्वारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा। किसके द्वारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा वापस से यूटिलाइज कर लिया जाता है, ताकि पायरुवेट का क्या किया सके, सॉरी लैक्टेट का क्या किया सके, प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, इन स्पेशली फ्रॉम द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय ग्लाइसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेटिडाइड, जो हमने पीछे डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, अब आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, है ना। वैसे हमारे लिए इसका मतलब नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन एक पॉइंट ये है कि भाई NADH का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कि द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू लैक्टेट हेल्प्स रीजनरेट NAD प्लस विच इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड ग्लाइकोलाइसिस। कि यदि पायरुवेट से क्या हो रहा है, हमारा लैक्टेट बन रहा है एनारोबिक चरण की प्रक्रिया के दौरान, तो NAD आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये NAD जो प्लस आयन होता है, इसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रहता है। इसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू क्यों रहता है, यदि ये जानना है तो इसको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि तुमको एक NAD प्लस मॉलिक्यूल चाहिए था ग्लाइकोलाइसिस में इंटर होने के लिए। ये क्या था, इन्वेस्टमेंट फेज था। क्या था, इन्वेस्टमेंट फेज था। तो ये कहाँ से आएगा, तो ये प्रक्रिया क्या है, एक साइकिल के रूप में यदि चलती रहेगी तो आएगा, और वो साइकिल के रूप में प्रक्रिया चलने की जो बात है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर ली। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। कितना एटीपी यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यदि हम एनारोबिक कंडीशन की बात करें, है ना, यदि हम एनारोबिक कंडीशन की बात करें, तो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन 2 ATP आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, है ना, कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी सिंथेसाइज होती है, 2 ATP सिंथेसाइज होती है। कब, यदि प्रक्रिया कैसी है, एनारोबिक है। कैसी है, प्रक्रिया एनारोबिक है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति की हो रही है। दूसरा कि यदि एरोबिक कंडीशन है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन कहीं पर 8 होता है, कहीं पे 6 होता है। हमेशा ध्यान में रखना, फिक्स नंबर नहीं है आज भी, है ना, इस पर हमेशा क्या चलता है, एक रेंज चलती है आज भी। ठीक है, तो 6 या 8 ATP सिंथेसाइज होता है डिपेंडिंग ऑन विच शटल पाथवे इज ऑपरेटिंग। ठीक है, कि किस शटल पाथवे से प्रक्रिया हो रही है उसके आधार पे या तो 6 ATP होगा या 8 ATP होगा। किस में, ये होगा एरोबिक कंडीशन में। एनारोबिक में कितना होता है, 2 ATP होता है ना, कितना होता है, 2 ATP होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन सी होती है ग्लाइकोलाइसिस में। 10 स्टेप आपने पढ़ी, 10 में से यदि हम बात करें तो कौन कौन से एंजाइम इरिवर्सिबल हैं, तो एक हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज जो पहली स्टेप में ही शामिल था। इसके अलावा फ्रक्टोकाइनेज हो गया, है ना, PFK1, और एक होता है पायरुवेट काइनेज। ये 3 इस प्रकार के एंजाइम हैं जो यहाँ पे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं ना, क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा हमने पीछे बात किया था, है ना, कि ग्लूकोज की पूरी प्रक्रिया से, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से क्या हुआ, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बने, है ना, क्या बने, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बने। पायरुवेट की जो दो मॉलिक्यूल बने उसमें या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा। यदि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यदि एल्कोहलिक होगा तो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन हो सकता है, और क्या होगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकता है। तीन परिस्थितियां वहां पे पायरुवेट के साथ देखने को मिल सकती हैं। हमने पीछे ऑलरेडी इस प्रक्रिया को डिस्कस कर चुके थे एनारोबिक स्थिति के संदर्भ में, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या था, ग्लाइकोलाइसिस का। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इसका जो आपका क्रेब साइकिल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।